चलो बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, मतलब किस, ये जो रिलेशन डिफाइन है किसमें, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। डिफाइन एज आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमको एक रिलेशन डिफाइन है, हमको एक रिलेशन गिवन है जो रियल नंबर टू रियल नंबर है। हमको इसको दिखाना है, शो दैट करना है कि क्या बोल रही है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। समझ रहे हो बात, हमको एक इसको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिखते हैं रिफ्लेक्सिव का। कंडीशन क्या होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव A, belongs to R where A belongs to real number। अब बात आता है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव का कंडीशन। हम मान लेते हैं कि लेट A, belongs to R। हम लोग मान लिए कि ये ऑर्डर्ड पेयर जो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है। देखो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, कोई रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए, तब वो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। क्या रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये होता है कि जो रिलेशन गिवन है वो जिस सेट में डिफाइन है उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए, तब हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। बात समझ में आई। तो मैं मान लिया यहाँ कि A, ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो कंडीशन क्या बनेगा, देखो A, B ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। कब कर रहा है, जब A इज लेस देन इक्वल टू B है। अब हम लोग मान लिए कि A, ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है, तो रिलेशन क्या बनेगा, A लेस देन इक्वल टू A। अब हमको ये बताना है, देखो हम मान लिए A, ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इससे ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। अब ये हो सकता है ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू हुआ, ये जो रिलेशन क्रिएट हुआ, ये जो कंडीशन क्रिएट हुआ, ये अगर ट्रू हुआ तब तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखो A लेस देन इक्वल टू A, ये तो ट्रू है ना, ये तो ट्रू है, दैट इज ट्रू। अरे हर एक एलिमेंट क्या है, अपने से इक्वल होता है ना, लेस देन इक्वल होता है ना, तो ये क्या हो गया, दैट इज ट्रू। कैसे लिखेंगे हम लोग, दैट इज ट्रू, मतलब रिलेशन R जो है, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आए। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये होता है कि वो रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है उसके अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। ये कंडीशन है रिफ्लेक्सिव का, ये कंडीशन है। हम मान लिए कि A, ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, A लेस देन इक्वल टू A। अब ये जो बात आया है या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू हुआ तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ, फॉल्स हुआ तो नहीं हुआ। हम जान रहे कि ये तो बात ट्रू है, इसलिए क्या हुआ, रिलेशन R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम सिमेट्रिक के लिए टेस्ट करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है कंडीशन, फॉर सिमेट्रिक हम कंडीशन क्या जानते हैं, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन रहता है हमारे पास, इफ x, y बिलोंग्स टू R दैट इम्प्लाई y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये हो गया सिमेट्रिक का कंडीशन। देखो मैं एकदम प्रॉपर तरीके से लिखना सिखा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करोगे कि प्रॉपर मार्क्स मिलेगा, मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से लिखना सीख रहे हैं। ये हो गया सिमेट्रिक के लिए टेस्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले सिमेट्रिक का कंडीशन लिखो, इफ x, y बिलोंग्स टू R दैट इम्प्लाई y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू R। मतलब क्या, मतलब सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये रहता है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में आ रहा है तो उस ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज उसमें होनी चाहिए। इसको x, y को A, B कर लो। यहाँ रिलेशन A, B में दिया है ना, तो इसको A, B कर लो। A, B बिलोंग्स टू R दैट इम्प्लाई B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो मैं ये बोल रहा था कि सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या रहता है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में आ रहा है तो उस रिलेशन में उस ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज उसमें होनी चाहिए। अगर मिरर इमेज प्रेजेंट है तब हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ये हो गया सिमेट्रिक का कंडीशन। अब हम मान के चलते हैं, मानते हैं हम लोग लेट A, B बिलोंग्स टू R। ये मान लिए कि A, B ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में प्रेजेंट है, तो रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, यहां से रिजल्ट क्रिएट हुआ A लेस देन इक्वल टू B। देखो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर A, B इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो उससे रिजल्ट क्रिएट हुआ ये A इज लेस देन इक्वल टू B। अब इस रिलेशन से ध्यान से सुनना, इस रिलेशन से अगर मैं B इज लेस देन इक्वल टू A
लिख पाऊँ तब तो वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर मैं इस रिलेशन, देखो इस रिलेशन में देखो ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आ रहा है, तो रिजल्ट क्या क्रिएट होता है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा है तो रिजल्ट ये क्रिएट होता है। अगर हमको बी कॉमा ए चाहिए तो रिजल्ट क्या क्रिएट होना चाहिए, b इज लेस देन इक्वल टू ए ना। मतलब इस बात से अगर हम लिख पाए कि b इज लेस देन इक्वल टू ए, तब क्या होगा, b कॉमा ए भी बिलोंग करेगा, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखो क्या हम इस रिलेशन से ये लिख सकते हैं क्या, b इज लेस देन इक्वल टू ए, अगर लिख सकते हैं तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखो अगर मैं बात करूं a इज लेस देन इक्वल टू बी, जैसे मैं यहाँ एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, देखो ये रिलेशन डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर, मैं एक ऑर्डर्ड पेयर 1,3 लिया एग्जाम्पल के लिए 1,3 लिया, बिलोंग्स टू आर किया, देखना ध्यान से ना। अब इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ 1 लेस देन इक्वल टू 3, ये ट्रू है, ये बात सही है ना। अब इस रिजल्ट से क्या मैं 3 लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ क्या, मैं नहीं लिख सकता, ऐसा बात नहीं लिख सकता। मतलब 3,1 जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा आर को। अगर देखो ये कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में आ रहा है तो उसकी मिरर इमेज भी होनी चाहिए ना, इसकी मिरर इमेज नहीं है, मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं हो जाएगा। तो बात यहाँ ये थी, ये मैं एग्जांपल बताया, बात ये थी कि a कॉमा बी लेस देन इक्वल टू बी। अब क्या यहाँ से हम b लेस देन इक्वल टू a लिख सकते हैं क्या, लिख सकते, तो b कॉमा बी a भी प्रेजेंट होता, तो इससे ये नहीं लिखा जा सकता। अभी मैं बताया हूँ रीज़न क्यों नहीं लिख सकते, ये बात नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि b कॉमा a नॉट बिलोंग्स टू r, b कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में आ रहा है लेकिन उसकी मिरर इमेज उसमें नहीं आ रही, मतलब क्या हो गया, रिलेशन R is not symmetric, रिलेशन R is not symmetric। बात समझ में आई, क्लियर हुआ बात। अब हम ट्रांजिटिव के लिए टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं हम, ट्रांजिटिव के लिए टेस्ट करते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव, देखो फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन क्या रहता है ट्रांजिटिव का, सबसे पहले कंडीशन लिखो। देखो क्या रहता है, इफ एक्स वाई नहीं, ए बी के फॉर्म में लिखते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाई ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब भाई ये जो सेट डिफाइन है, ये जो रिलेशन डिफाइन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है ना, इसलिए हम लोग सबसे पहले काम क्या है हमारा, ट्रांजिटिव का कंडीशन लिखो। ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या रहता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाई ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। अब देखो ये ट्रांजिटिव का कंडीशन हो गया। अब हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, देखो लेट, सबसे पहले मान के चलते हैं कि ए कॉमा बी इस रिलेशन में प्रेजेंट है। मान लिए कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, a इज लेस देन इक्वल टू बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। एंड साथ ही साथ हम लोग ये भी मान लेते हैं कि b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी मान लेते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, b इज लेस देन इक्वल टू सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब ये हो गया हमारा मानने वाला बात, हम मान लिए कि a कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, a इज लेस देन इक्वल टू बी, ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। उसके बाद हम लोग क्या किए, एक ऑर्डर्ड पेयर और माने b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, b इज लेस देन इक्वल टू सी। अब इन दोनों रिजल्ट से मतलब इक्वेशन 1 और 2 से क्या मैं ये लिख सकता हूँ, a इज लेस देन इक्वल टू सी। अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं ये लिख पाऊँ क्या, a इज लेस देन इक्वल टू सी, तो a कॉमा सी भी बिलोंग करेगा, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलो देखते हैं कि होगा कि नहीं। देखो a इज लेस देन इक्वल टू b, a छोटा है b से और b छोटा है c से। देखो a जो है b से छोटा है, b जो है c से छोटा है, मतलब a तो c से छोटा हो गया ना ऑलरेडी, मतलब ये जो बात लिखी हम लोग ये ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या होगा, a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r, मतलब रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। तो पूरी बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया पूरा।
हमको क्या दिखाना था कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, और पूरा प्रॉपर तरीके से हम समझा दिए कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये प्रॉपर तरीका हुआ लिखने का। इस तरीके से एग्जाम में लिखोगे तो पूरे में पूरे मार्क्स आएंगे। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड R एक रिलेशन डिफाइन है इन लाइन्स में L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। डिफाइन ए रिलेशन इन L, प्रूव दैट R इज सिमेट्रिक बट नॉट इक्विवेलेंट नॉट ट्रांजिटिव। देखो हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन है और रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है वो सेट है L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। देखो एक रिलेशन डिफाइन है हमको और वो रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है उस सेट के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो प्लेन में सारे क्या हैं, लाइन्स हैं। L इज ए सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। अब हमको इस रिलेशन में क्या प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है इस सेट के लिए क्या है, सिमेट्रिक है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव है। R इज सिमेट्रिक बट नॉट इक्विवेलेंस। अच्छा हमको ये बोला है कि R सिमेट्रिक है बट नॉट इक्विवेलेंस नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ना ही वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना ट्रांजिटिव है। देखो अगर भाई कोई रिलेशन, सबसे पहली बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। अब हमको ये बताना है कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से कोई एक भी नहीं हुआ, मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं रह जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, टेस्ट करते हैं इसको रिफ्लेक्सिव के लिए। लाइट बंद हो गया। चलो बच्चों तो बात करते हैं, सबसे पहले टेस्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हम जान रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव का कंडीशन लिख देते हैं। देखो L1 L2 में डिफाइन है ना, तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या लिखते हैं, L1 बिलोंग्स टू R वेयर L1 बिलोंग्स टू L। देखो ये कंडीशन होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है ना, उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो ये देखो हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए और वो उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। हम मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि चलो लेट L1 बिलोंग्स टू R। हम मान के चलते हैं कि हर एक ऑर्डर, मतलब रिलेशन में जो ऑर्डर पे प्रेजेंट है ना, उसमें जो एलिमेंट है ना, मतलब जो सेट में डिफाइन है उसके अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसका खुद से रिलेशन है। हम ये बात मान लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर L1 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर L1 और L2 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 L2 क्या है, लाइंस है ना, लाइंस की बात है। हम मान के चले कि एक ऑर्डर्ड पेयर L1 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। अब या तो क्या होगा, देखो हम ये मान के चले ना, तो हम ये मान के चले तो रिजल्ट ये क्रिएट हुआ। अब ये रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू हुआ तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये बताओ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, कोई लाइन खुद से परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? देखो ये क्या हो रहा है, एनी लाइन, हम क्या बोल रहे हैं, एनी लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। अरे भाई कोई लाइन खुद से परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, ये बात तो गलत है। अगर ये बात गलत है मतलब ये बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई ना, ये बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये बात गलत हो गया। एनी लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, मतलब क्या हो गया, रिलेशन दैट इज रॉन्ग। ये वाला जो बात लिखे हैं ये क्या है, दैट इज रॉन्ग, ये बात गलत लिखे हैं हम। ये जो बात है ना, मतलब ये गलत है
क्यों गलत है ये मैं प्रूफ दे दिया क्यों गलत है। एनी लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ये हम रीजन दे दिए। मतलब क्या हो गया, रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई। अब सेकंड सिमेट्रिक का टेस्ट करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक का कंडीशन फॉर सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, इफ L1 L2 belongs to R that imply L2 L1 also belongs to R। मतलब क्या, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये होता है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में आ रहा है, मतलब उस ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज उसमें होनी चाहिए। अगर मिरर इमेज प्रेजेंट है तब वो रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। वही कंडीशन है, देखो फॉर सिमेट्रिक क्या कंडीशन है, इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसकी मिरर इमेज L2 L1 होगी ना, मिरर इमेज L2। मतलब अगर L1 L2 उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब उसकी मिरर इमेज भी उसमें होनी चाहिए। ये हो गया कंडीशन। अब हम मान के चलते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। अब इस रिजल्ट से क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। देखो ये बात माने, हम इस बात को माने तो ये रिजल्ट क्रिएट हुआ, ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। अगर इस रिजल्ट से ये जो रिजल्ट क्रिएट हुआ है, अगर मैं इससे ये लिख पाऊं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। इस बात से, इसी बात का यूज करके अगर मैं ये बोल पाऊं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, मतलब L2 L1 ऑर्डर्ड पेयर भी उस रिलेशन में आ गया, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज आ गई। लाइट बंद हो रहा है। हाँ बच्चों, तो मैं ये बोल रहा था कि हम मान के चले L1 L2 ऑर्डर्ड पेयर इसी रिलेशन में है, तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब इसी रिजल्ट से हम क्या ये लिख सकते हैं क्या कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अगर इस रिजल्ट से ये लिख सकते हैं, अगर इस रिजल्ट से ये लिख पाए, इसका मतलब क्या होगा, L2 और L1 भी बिलोंग करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, रिलेशन R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखो कोई एक लाइन है जो ये L1 हुआ और ये L2 हुआ। L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर हुआ ना। ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन इस लाइन की भी परपेंडिकुलर हुई ना। मतलब क्या हो गया, ये बात लिख सकते हैं हम। अगर ये बात लिख सकते हैं मतलब L2, L1 भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर, एक ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज उसमें है, मतलब क्या है, रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रिलेशन R इज सिमेट्रिक, रिलेशन R इज सिमेट्रिक। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब बात करते हैं थर्ड, क्या, ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या जान रहे हैं हम लोग, फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन क्या जानते हैं हम, कंडीशन ये है कि देखो कंडीशन क्या है, इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 belongs to R, that imply L1 L3 also belongs to R। और ये जो L1 है, L2 है, L3 है, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, L से। ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव का कंडीशन हो गया। इफ L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R, that imply L1 L3 also belongs to R। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन, तब तो वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब हम लोग कैसे करते हैं, हम मान के चलते हैं कि लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, ये वाला बात मान लिए, तो रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये बात हो गया। साथ ही साथ हम ये मानते हैं एंड L2 और L3 बिलोंग्स टू R, ये भी मान लेते हैं। तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, L2 इज परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू L3। अब देखो ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब हम माने हैं, देखो एक ऑर्डर्ड पेयर मान लिए कि L1 L2 बिलोंग कर रहा है R से, तो रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब हम लोग साथ ही साथ ये माने कि L2 L3 भी बिलोंग कर रहा है R से, तो रिजल्ट क्रिएट हुआ L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब इन दोनों रिजल्ट का यूज करके क्या मैं लिख सकता हूँ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। देखते हैं, सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो रिजल्ट क्रिएट हुआ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब L2 L3 बिलोंग्स टू R, तो क्रिएट हुआ L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, मतलब ये L3 होगा, ये L3 होगा, इसको L3 बोलेंगे। देखो यहाँ से बोल रहे हैं L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है, इससे पता चला L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। L2 जो है L3 से क्या है, परपेंडिकुलर है, ये L2 है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ L1 इज परपेंडिकुलर टू L3? क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है क्या? यहाँ से देखो L1 और L3 क्या परपेंडिकुलर है? नहीं है, ये तो पैरेलल है। तो यहाँ से ये रिजल्ट क्रिएट क्या हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या रिजल्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से रिजल्ट क्रिएट हो रहा है L1 इज पैरेलल टू L3, नॉट परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब R जो है क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आई? हमको क्वेश्चन में ये बोला था कि प्रूव दैट R इज सिमेट्रिक बट नॉट इक्विवेलेंस नॉट ट्रांजिटिव। हमको ये बोला था कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था, लेकिन ये रिलेशन सिमेट्रिक था लेकिन ट्रांजिटिव नहीं था। कोई रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन कब रहता है, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन क्या था, सिमेट्रिक था। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये प्रॉपर तरीका है सॉल्व करने का। इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करोगे ना तो प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोग को, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एस आर इक्वल टू दिया है ऑर्डर्ड पेयर P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। हमको दिखाना है कि ये जो रिलेशन गिवन है ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। हमको रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है, देखो ये रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है, सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें ऑल पॉलीगन्स हैं, मतलब ट्राइंगल भी, क्वाड्रिलेटरल भी और आगे ये सारे क्या हैं, इनमें इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस रिलेशन में, जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स के बीच रिलेशन क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब इसको देखते हैं कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन है क्या। तो टेस्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए। तो सबसे पहली बात टेस्ट करते हैं हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए टेस्ट करते हैं तो कंडीशन लिखेंगे। तो P1 P2 के फॉर्म में लिख देता हूँ, P1 बिलोंग्स टू R वेयर P1 बिलोंग्स टू सेट A। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव का कंडीशन। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब वो रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। ये कंडीशन है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट P1 बिलोंग्स टू R। अब हम लोग देखो ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है, तो रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अब मैं बोल रहा हूँ कि P1 बिलोंग कर रहा है, तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो हो सकता है ये P1 क्या हो, ट्राइंगल हो, सेट ऑफ पॉलीगन्स है ना, हो सकता है ये ट्राइंगल हो। तो कोई ट्राइंगल है, क्या बोल रहा है ये
P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अब भाई एक ट्रायंगल है, अब उसको खुद से रिलेशन में बात करें तो सेम नंबर ऑफ साइड खुद का तो होगा ही ना। यहाँ क्या बोल रहा है, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ये बात क्या ट्रू है? ये बात या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकता है। देखो हम मान के चलते हैं कि P1 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है, तो ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। अब ये रिजल्ट या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अगर ये ट्रू हुआ मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो ये तो ट्रू है ना। हम क्या लिखेंगे, दैट इज ट्रू, क्योंकि क्या हो रहा है, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अरे भाई सेम नंबर ऑफ साइड तो रहेगा ना खुद का, एक ट्रायंगल है उसमें सेम नंबर ऑफ साइड तो होगा ना। तो ये तो क्या हो गया, दैट इज ट्रू, मतलब रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। ये हो गया बात रिफ्लेक्सिव का। अब बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक का। तो फॉर सिमेट्रिक हम कंडीशन क्या जानते हैं, फॉर सिमेट्रिक कंडीशन क्या होता है, इफ यहाँ P1 और P2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, P1 एंड P2 बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाई P2 एंड P1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। मतलब सिमेट्रिक का बात क्या होता है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में है तो उसकी मिरर इमेज भी होनी चाहिए। ये हो गया सिमेट्रिक का कंडीशन। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट P1, P2 बिलोंग्स टू R। तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब क्या इस रिजल्ट से, देखो ये माने हम, इससे ये रिजल्ट क्रिएट हुआ, क्या इस रिजल्ट से मैं ये लिख सकता हूं क्या कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अब देखो P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड है, तो P2 और P1 के पास भी तो सेम नंबर ऑफ साइड होंगे ना। मतलब इस रिजल्ट से मैं ये लिख सकता हूं कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इससे क्या बना, इससे ये बना कि P2, P1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इंक ले लेते हैं, दिख नहीं रहा अच्छे से। तो रिजल्ट क्रिएट हुआ P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अब P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, इसका मतलब P2 P1 क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। मतलब जो रिलेशन R है, R इज सिमेट्रिक। बात समझ में आई? ये क्या था, सिमेट्रिक का कंडीशन था। हम मान लिए कि P1 P2 बिलोंग कर रहा है R में, तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अब इस रिजल्ट से क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अगर लिख सकता हूँ तो मतलब P2 और P1 भी बिलोंग करेगा, मतलब R क्या है, सिमेट्रिक है, जो कि ट्रू हो गया। देखो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, कोई दो ट्राइंगल है सब, चलो क्वाड्रिलेटरल है, एक P1 है एक P2 है, इन दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड है, तो P2 और P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड होगा ना, मतलब तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन क्या रहता है, इफ P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाई P1 P3 belongs to R, where P1 P2 P3 belongs to A, set A। अब ये हो गया ट्रांजिटिव का कंडीशन। अब ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ को मान लेते हैं कि लेट P1 P2 belongs to R, P1 P2 belongs to R। इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। साथ ही साथ एंड हम मान लेते हैं कि P2 P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन और 1 और 2 से क्या हम ये लिख सकते हैं कि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर लिख सकते हैं मतलब P1 P3 ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करेगा। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड,
P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। हम यहाँ से बोल रहे हैं P2 और P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, मतलब P1 और P3 में तो ऑलरेडी हुआ ना, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या रिजल्ट क्रिएट हो रहा है कि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि P1 P3 बिलोंग्स टू R, मतलब जो रिलेशन R है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या हो गया, R ट्रांजिटिव, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बात समझ में आई। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।